हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस मींस 365 ऑफ विजन आईएएस। और हम लोगों ने पेज नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है पिछले पार्ट 3 में, और अब पेज नंबर 16 पर आप आ जाइए। और ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो एक्चुअल में यूपीएससी 2024 क्लियर करना चाहते हैं, अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना चाहते हैं। और तो वही देखें इस वीडियो को पूरा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं इसको देखने का, क्योंकि आपको अगर आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है तो पहले इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर पढ़ चुके हो थोड़ा और आपका अब आईआर आपको कंप्लीट करना है तो ही आप इसको देखिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पेज नंबर आप 16 पर आ जाइए, दैट इज इंडिया एंगेजमेंट विद तालिबान। ठीक है, तो इंडिया एंगेजमेंट विद तालिबान में रिसेंटली क्या हुआ था? अच्छा, ये जो पूरी न्यूज़ है मेंस में पिछले सॉरी अगस्त से लेकर और अभी मई 2023 तक की है। पिछले अगस्त यानी अगस्त 2022 से लेकर, तो उस टाइम पर जो बीच में तालिबान के साथ जो भी उनके साथ एंगेजमेंट हुआ हमारा, उसके बारे में इस टॉपिक में लिखा गया है। तो तालिबान को इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स किए हैं उनकी क्राइसिस में। तालिबान में क्राइसिस आई, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने उनको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी दी। ठीक है, तो न्यूज में और क्या रहा कि तालिबान चाहता है कि इंडिया कंप्लीट करे अपना शहतूत डैम प्रोजेक्ट काबुल में। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि शहतूत डैम प्रोजेक्ट काबुल में इंडिया की तरफ से है। उसके अलावा तालिबान ये भी रिवाइव कराना चाहता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि ईरान छाबर पोर्ट से है। और इसके अलावा दूसरा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, यानी तापी तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। एक तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, एक छाबर पोर्ट से कनेक्टिविटी है, और शहतूत डैम प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब कुछ महीनों पहले इंडिया ने एम्बेसी को भी रीओपन किया था काबुल में। अब इतना इंडिया का एंगेजमेंट क्यों जरूरी है तालिबान के साथ, दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो। ये हेडिंग डालकर अगर हम लिखते हैं, सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। अगर हम इंडिया अपनी तरफ से डेवलपमेंट असिस्टेंस देती है अफगानिस्तान को, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक शो कर रहा है कि वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, इम्पोर्टेंट एक स्टेक होल्डर रहेगा अफगानिस्तान के अंदर। राइजिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट, देखिए तालिबान के साथ बाकी कंट्रीज तो एंगेज हो ही रही हैं, तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। अफगानिस्तान को इंक्लूड कर लिया गया है चाइना के बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। उन्होंने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी जो कॉरिडोर है, उसको एक्सटेंड करके उसमें अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया है। ठीक है, ईरान ने भी अपने प्रोजेक्ट्स को और कनेक्टिविटी लिंक्स को रिज्यूम कर लिया अफगानिस्तान के साथ। तो वाई इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो नियरली नेबरिंग कंट्री ऑफ दिस अफगानिस्तान, तो हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न की बात करें तो वहां पे तालिबान के टाइज पाए जाते हैं लश्कर ए तैयब एंड जैश ए मोहम्मद, ये दो टेरर ग्रुप्स के साथ। तो अगर हमारा एंगेजमेंट होता है तालिबान के साथ तो डायरेक्टली हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने कंसर्न्स को बताने की। ठीक है, ये टेररिज्म से रिलेटेड ग्रेटर पॉसिबिलिटीज होंगी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की। देखिए तालिबान जो है जब से बना है तब से काफी ज्यादा डिवाइडेड है, उसके अंदर कई सारी लेयर्ड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। तो यहाँ पे हमें एक रूम मिलता है, एक जगह मिलती है कि हम अपना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखें उनके साथ। रिकनेक्टिंग विद नेटिव्स, जो रियल अफगानिस्तान पीपल हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जिस पे तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो उन लोगों के साथ दोबारा से रिकनेक्ट होने का भी मौका है हमारे पास। डाउन साइड क्या है इंडिया का एंगेजमेंट अगर तालिबान के साथ होता है? देखो पहली बात तो इनकंसिस्टेंसी रहती है, कभी अफगानिस्तान की तरफ से कभी हमारी तरफ से। हमारा ही हमेशा सपोर्ट रहा है कि अफगान लेड अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड होना चाहिए अफगानिस्तान में, कि अफगानी द्वारा ही उनको लीडरशिप मिले, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल, ये हमारा सपोर्ट रहा है। लेकिन फिर भी इनकंसिस्टेंसी हमारी तरफ से रही है। सिक्योरिटी कंसर्न है, देखो यूएन रिपोर्ट ने ये शो किया है कि जो कई सारे टेरर ग्रुप्स हैं वो कंटिन्यूअसली अफगानिस्तान में एज अ सेफ हेवन पाए गए हैं, और अफगानिस्तान तालिबान के सपोर्ट में अफगानिस्तान की जमीन पर वो लोग रहते हैं अपने आसानी से। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही। नो चेंज इन द आइडियोलॉजी, देखो तालिबान की आइडियोलॉजी वर्ल्ड वाइड सबको पता है, उनकी प्रीवियस मिडिवलिज्म की आइडियोलॉजी है, पिछड़ी आइडियोलॉजी है, और इतना ज्यादा वो माइनॉरिटीज को अटैक करते हैं अपने यहाँ। और इसके अलावा वुमेन पे काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने बढ़ा दी। तो ये आइडियोलॉजी हमारी इंडियन आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। प्रो चाइना नेबर्स हैं, और तालिबान जो है वो अपनी इंगेजमेंट जो इंक्रीज जैसे जैसे उसने इंडिया के साथ की है,
वैसे वैसे इट वुड नीड टू, जैसे हम इंडियंस ने तालिबान के साथ एंगेजमेंट की है, हमें जरूरत है हम रिलेशनशिप ताजिकिस्तान के साथ भी करें, एज लेटर एज डीपली एडवर्सियल रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान। जैसे अगर मान लो कि अगर एडवर्सियल रिलेशनशिप होती है अफगानिस्तान के साथ, तो ताजिकिस्तान हमारे पास रहेगा। एज हैज मूव क्लोज टू चाइना इन द पास्ट डिकेड। आप ये देखो, अब कंक्लूजन ये है कि इंडिया एंगेजमेंट विद तालिबान, तालिबान का इंडिया के साथ एंगेजमेंट ये हिस्टोरिक टाई है, क्योंकि हमारा अफगानिस्तान, अब तालिबान भूल जाए, अफगानिस्तान के साथ तो हिस्टोरिकल टाई है, पहले से ही इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन रहा है। तो इसलिए हम दोनों के लिए ही ज़रूरी है हमारे डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कि हम एक दूसरे के कंसर्न को समझें। अब आगे बात करते हैं इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस की। तो ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगी, ताकि आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो पाए। देखो, इंडिया एंड मालदीव्स का दोनों का रिलेशन एथनिक रिलेशन भी है, लिंग्विस्टिक रिलेशन भी है, भाषाओं के बेसिस पे, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक भी है हमारे। बस बीच में फरवरी 2012 टू नवंबर 2018 वहां पे प्रो चाइना गवर्नमेंट हो गई थी, तब रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इसके अलावा हमारे रिलेशंस हमेशा क्लोज रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल रहे हैं। ठीक है। अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात कर ले, तो हमारा उनके साथ $323 मिलियन यूएस डॉलर का बायलेटरल ट्रेड है, और इंडिया को ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। और अगर मालदीव्स के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनमें इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब एरिया ऑफ कॉपरेशन आप फटाफट देख लीजिए। देखो, बायलेटरल इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन, तो उसके लिए जब ट्रेड होता है तो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगी ही। तो उसके लिए ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, मेल इज द कैपिटल फॉर दिस मालदीव्स, तो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप किया था इंडिया ने, और जो कि करने जाएगा। ठीक है, टू बी डेवलप्ड इन इंडिया विल बी अ मेजर कैटलिस्ट रहेगा मालदीवियन इकोनॉमी के लिए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में भी हमारा कॉपरेशन है, हमारे कई सारे एक्शन प्लान डिफेंस के लिए जो कंसोलिडेट करते हैं, डिफेंस पार्टनरशिप है उनके साथ। यहाँ तक कि हमारा एक कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर भी है वहाँ पे, कोस्टल रडार सिस्टम भी है। हम डेवलपमेंट असिस्टेंस भी देते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वहाँ बनाया गया, मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड प्रोग्राम इन एजुकेशन, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमारा रहता है, जैसे कि 2004 में जब सुनामी आई, वहाँ पे कूप अटेम्प्ट हुआ, वाटर क्राइसिस आई, तो ये सारी चीजें जब हुई, इवन कोविड 19 में भी, ये पेंडेमिक जब आया, कोविड 19 पेंडेमिक, तो उस टाइम पे भी हमने असिस्टेंस दी। और अदर एरियाज में बात कर ले तो टूरिज्म की, कल्चर एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इसी पॉइंट के अंडर में कई सारे कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस दिखा सकते हैं इंडिया के। हेडिंग यही हो सकती है, जैसे ट्रेड रिलेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन, एंड इसके अलावा अदर एरियाज में टूरिज्म, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेन तो सिग्निफिकेंस भाई जियो स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि पहली बात तो हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिसी होती है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और सागर, सागर जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने बताई, सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन है हमारा। जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो चाइना का देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया मालदीव्स को भी। ठीक है, अब अपने अपने इन्फ्लुएंस को चाइनीज बढ़ा रहे हैं, तो वो एडवर्सली इम्पेक्ट करेगा हमारे इंटरेस्ट को, इंडिया के इंटरेस्ट को। तो इसीलिए भी मालदीव जरूरी है कि अगर चाइना उनके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है। जियो इकोनॉमिक्स देखा जाए तो 50% इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है, और 80% इंडिया का जो एनर्जी इंपोर्ट हम करते हैं, जो भी हम बाहर से पेट्रोल या अदर पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल वगैरह सब जो इंपोर्ट करते हैं, वो 80% इम्पोर्ट जो होता है वो समंदर के थ्रू होता है, सी से होता है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। तो मालदीव्स एक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में है, तो वहां पर हमारी प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं, हम है ही नेट सिक्योरिटी, हमारी पोजीशन है। तो मालदीव एज अ टोल गेट वहां पे रहेगा। एंड किसके बीच में है टोल गेट? वेस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में, एज अ टोल गेट इज द मालदीव्स। एंड हम, हमारा एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल है, तो हमारा वहाँ उनके साथ रिलेशन होना इट्स मस्ट। इसके अलावा रीजनल कॉपरेशंस भी हैं कई प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे सार्क, SASC, EC, IORA एंड IUNS, वहाँ पे मालदीव एंड इंडिया दोनों ग्रुप मेंबर्स हैं। आगे बात करते हैं चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जैसे कि 2018 तक वहाँ पे भी प्रो चाइना वो थी, लेकिन अभी फिलहाल तो ठीक है। चाइना का इन्फ्लुएंस जैसे कि वो ग्रो कर रहा है, अपनी प्रॉक्सिमिटी उस एरिया में, वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको इन्वॉल्व कर लिया है। इसके अलावा एक्सपाट्रेट वर्कर्स, जैसे अनस्किल्ड वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा है मालदीव्स में,
वो भी कंसर्न है। अब वे फॉरवर्ड क्या देते हैं, हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और डीपन करें, जैसा कि हमने कोलंबो के साथ यानी श्रीलंका के साथ सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया, ऐसा मैकेनिज्म हम मालदीव के साथ बनाया। इसके अलावा हम अपने गुजरात, हमारे इंडिया में गुजरात डॉक्ट्राइन्स फॉलो होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसी प्रिंसिपल्स पर हमें इंडिया मालदीव के रिलेशंस को आगे लेके चलना है। तो इंडिया मालदीव परफेक्टली प्लेस करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारे इंडिया की, जिसकी वजह से हम कमिटेड हैं डेवलपमेंट पार्टनर बनेंगे उनके, और स्टेबल प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल मालदीव्स के लिए। ठीक है। अब इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न एंड नेबर्स एट अ ग्लांस, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स की बात करें तो हमारे जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड नेपाल है, और इसके अलावा जापान है ट्रस्टेड, और इसके अलावा हमारे आसियान के मेंबर्स। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारी टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री है 5812 किलोमीटर, और नेबरिंग कंट्रीज और भी इंक्लूड करती हैं उस रीजन में, जैसे चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स का, सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट में क्या करेंगे, बेटर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे नेबरिंग नेशंस का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मेनली एग्रेसिव चाइना का। तो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो देखो इंडिया जो है कि स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक फुट होल्ड है वहाँ पे, तो इसलिए उसकी एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट रहती है। साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर में साउथ ईस्ट एशिया जो है उसको कनेक्ट करना। इसके अलावा हमारा जो रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन को और ज़्यादा इंटीग्रेट करना, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया के साथ। तो बेसिकली बात क्या आ गई, सप्लाई चेन की बात आ गई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात आ गई, जियो पॉलिटिकल रीजन हो गया, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी ट्रेड वगैरह का डेवलपमेंट। अगर हम मेजर्स की बात करें कि क्या मेजर्स हमने लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ रिलेशंस, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये बात कर ली हमने। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हम बनाते रहते हैं, जैसे कि अंडरवेज बनाए हैं, इंडिया म्यांमार थाईलैंड आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बनाया है, कालादान मल्टी मोडल, एंड इसके अलावा रेलवे लिंक भी बनाया, जैसे अखोरा इन बांग्लादेश टू अगरतला। पार्टनरशिप भी है हमारी अलग अलग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आसियान, एआरएफ, ईएएस, बिम्स्टेक, आईसीडी, ईसीजी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम मेजर इश्यूज कंसर्न किया, देखो इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न मेनली है, देखो रिसोर्सेज कम है, पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अच्छा नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट, माउंटेन्स, हिल्स वगैरह है, और तो बॉन्डेड डिस्प्यूट रहते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। नारकोटिक्स इंडस्ट्री, आपको पता ही है कि जब इस तरीके का अगर बॉर्डर होता है, मेनली थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार, ये तीनों कंट्रीज मिलकर बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्मगलिंग करते हैं। रेफ्यूजी की प्रॉब्लम तो है ही, लोग नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से आसानी से इधर उधर चले जाते हैं रेफ्यूजीज, और लॉन्ग जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो बताए हैं, यहाँ तक कि आईएमटी जो ये है इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इनमें डिले काफ़ी हो रहा है, बने नहीं है अभी पूरी तरह से। इंडिया का इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इनवर्ड ओरिएंटेशन। इसके अलावा लिमिटेड कैपेसिटी है हमारी कि हम इतने ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस नहीं दे सकते, इतना मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी गारंटी हम नहीं दे सकते एज कम्पेयर टू अगर बात कर ले चाइना की। वे फॉरवर्ड ये है कि हमें कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी चाहिए, डिलेड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, और आगे भी मैरीटाइम कनेक्टिविटी और अदर अदर प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करना चाहिए। न्यू एरिया की तरफ फोकस करें, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, उन एरियाज में कॉपरेशन रखें कंट्रीज के साथ, है ना। कल्चर लिंकेज जो है उसको उसका फ़ायदा उठाएं, हमारा कल्चर लिंकेज जैसे बुद्धिज़्म, तो अभी एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव, ठीक है, ईस्ट एशियन नेशंस के रेजोनेट करने के लिए। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, जैसे मैरीटाइम डोमेन में जहाँ पे चाइना डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपना इंक्रीजिंग बिहेवियर, बार बार वहाँ पे अलग अलग जगह अपनी प्रेजेंस बना रहा है, पोर्ट्स बना के ऐसे चीज़ें करके। एनहांसिंग बायलेटरल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, रेगुलर मीटिंग की जाए हाई लेवल की, ताकि ट्रेड और बढ़े। और जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज और हम लोग जहाँ पे मेंबर हैं, तो उनको और स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और यहाँ पे अच्छे से फैसले लिए जा सके। तो सर्टेनली जो नेबर्स हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी टर्म्स में, फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट पीसफुल पेरिफेरी ऑफ एसेंशियल फॉर इंडिया, और हमें मल्टी फेयरेस्ट डेवलपमेंट गोल्स पाने के लिए तो वहाँ पे पीसफुल रहना काफ़ी ज़रूरत है। तो मोर ओवर इंडिया फर्मली बिलीव करता है कि स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस साउथ एशिया हो, जो कि कंट्रीब्यूट करे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में। ओके। अब इंडिया इंडिया
इंडिया एंड इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो ये है इंडियन ओशन रीजन पूरा। इंडिया के नीचे यहाँ पे पूरा यहाँ पे इसमें अगर वेस्ट में देखें तो ये ओमान, यमन, सोमालिया, केन्या, कोमरोस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका लगते हैं, मेडागास्कर, कोमरोस, सेशेल्स, मॉरिशस वगैरह। अगर ईस्ट में देखें तो यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड एंड सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज लगते हैं, ठीक है। तो इवन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, ओके। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें काफी सारे मेंबर हैं। तो वहाँ कहाँ पर हुई? बांग्लादेश में हुई। ये किसी आप प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीस एंड स्टेबिलिटी उस रीजन में। तो इंडिया जैसे कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इंडिया इंडियन ओशन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये आप याद रखिए कि ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइडर यहाँ पे इंडिया है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इज अ बिग कंट्री ओवर है। अब हमारी पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड दूसरी पॉलिसी क्या है? सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस रीजन में। तो एक तो ये है, क्यों है? क्योंकि हमारी ये दो पॉलिसीज हैं। दूसरा, नेचुरल डिजास्टर एंड कैलेमिटीज में हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो सिंपोजियम क्या है? ये एक फोरम है जो कि एनहांस करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट। जो भी लिटोरल स्टेट्स हैं यहाँ पे, उनकी नेवीज के बीच में एक फोरम टाइप है जो कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहांस करेगा और पीसफुल रिलेशंस बनाए रखेगा, ठीक है। आप समझ गए। अब इस इंडियन ओशन रीजन की सिग्निफिकेंस क्या है? तो बहुत सिग्निफिकेंस है, जो कि हम पिछले अभी पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि 70% जो इस इंडिया का ऑयल है वो इम्पोर्ट होता है इसके थ्रू, इंडियन ओशन रीजन के थ्रू। और 90% हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इसी सी पर, इसी समंदर पे डिपेंडेंट है। दूसरा, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसी के इंडियन ओशन से ही तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री चल रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है 14 मिलियन पीपल को इंडिया में। दूसरा, काउंटरिंग चाइना का इन्फ्लुएंस। तीसरा है, देखो चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है, अलग अलग कंट्रीज में अपने बेसिस बनाकर। तो उस इन्फ्लुएंस को कम करने की जरूरत है। अब इसकी बात आ गए तो इम्पीडेंट ऑफ इंडिया ऑफ बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सबसे पहला तो देखो रिसोर्स अवेलेबिलिटी वर्सेस, मतलब चैलेंजेस क्या है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर इंडिया। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी वर्सेस रिक्वायरमेंट। देखो, दिस स्टेटस कैन पुट एनॉर्मस स्ट्रेन कंट्रीज। हमारे देखो कंट्री के फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और अभी क्या है, एग्जिस्टिंग जो मिलिट्री हार्डवेयर है उनमें भी अभी इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो ये काफी ज्यादा हमारे ऊपर दबाव है। अब एग्जिस्टिंग सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप भी जो एग्जिस्टिंग है अभी, वो भी एक तरीके का चैलेंज है, क्योंकि एम्बिगुअस रहता है, कंफ्यूजन रहता है हमेशा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट है। वो ये ही मैनिफेस्ट नहीं करते, सीरियस डिफरेंसेस हैं हमारे में, मिलिट्री में और सिविल लोगों में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन में फॉर पॉलिसीज के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, इंडिया का प्रिंसिपल है कि मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट रहेगी विद एनी सुपर पावर। मिलिट्री किसी भी सुपर पावर के साथ नॉन अलाइनमेंट रहती है, ठीक है। तो सो एज टू रिटेन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर डीपर सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज। तो अब देखो, कई कंट्रीज में क्या है कि मिलिट्री एज ए सुपर पावर है, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारा नॉन अलाइनमेंट है, मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट विद एनी सुपर पावर। तो मिलिट्री किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइनमेंट नहीं कर सकती है। तो अदर कंट्रीज में जहाँ पे मिलिट्री सुपर पावर है, हमारे यहाँ नहीं है, तो वो अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो हमने कई अपनी आर्म फोर्सेस को ओवरसीज डिप्लॉय किया, अदर कंट्रीज में डिप्लॉय किया है। तो ये एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे श्रीलंका में डिप्लॉय हुई है, श्रीलंका में उनकी वहाँ पे प्रेजेंस रहे हैं। तो कंटिन्यू श्रीलंका में क्या हो रहा है कि ड्रैगिंग इफेक्ट हो रहा है ऑफ एनी थ्रॉट प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओवरसीज, मतलब उनको ड्रैग किया जाता है। अब उसके बाद शिफ्टिंग यूएस पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी भी इंडो पैसिफिक, अब उन्होंने क्या है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी है यूएस की, तो उसकी भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ पता नहीं उसका कैसी क्या पॉलिसी है, तो उसकी वजह से इंडियन ओशन रीजन में एक वैक्यूम हो जाएगा। तो वैक्यूम होने पे चाइना क्या करता है, इस चीज का फायदा उठाता है ना। और इंडिया के लिए क्या होता है कि इंडिया को फिर, इंडिया के लिए इट दिस वुड इंक्रीज द स्कोप ऑफ मैरीटाइम। अब चाइना अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ाएगा तो कन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? इंडिया के साथ होगा, ठीक है। और चाइना के साथ भी होता है तो चाइना किसके, चाइना और पाकिस्तान मिले हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर पाकिस्तान के साथ भी हमारा होता है। आप समझ रहे हो कि अगर इंडो पैसिफिक पॉलिसी यूएस अनसर्टेन रहेगा उसको लेके, तो इंडियन ओशन रीजन में एक वैक्यूम हो जाए कि लीडर कौन है।
तो इंडिया है वैसे तो, लेकिन चाइना उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करता है, तो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसर्जेंस एंड अकरेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होते हैं रिसर्जेंस, जैसे कि पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सब होते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये इलीगल वेपर ट्रैफिकिंग, ये सब भी तो रीजंस हैं काफी सारे। तो आप देख रहे हो कि चैलेंजेस क्या है। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट का जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है, यूएस पॉलिसी एंड अकरेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। अब बात करते हैं कि हम क्या अप्रोच की ज़रूरत है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर हैं तो हमें क्या अप्रोच अपनानी चाहिए। तो पहला तो हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए और मिलिट्री डिप्लोमेसी पे फोकस करना चाहिए। तो कैपेसिटी इसलिए बिल्ड करनी चाहिए ताकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी को पूरा किया जा सके, एंड डिप्लोमेसी इसलिए ताकि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाया जा सके। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए ताकि जो फैसिलिटेट करे क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटीज ऑफ डिफेंस एक्विजिशन, कि डिफेंस में एक्विजिशन मतलब जो भी डिफेंस को चाहिए उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसको फैसिलिटेट करवाने के लिए क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। अब फॉर्म नेशनल डिफेंस पॉलिसी बननी चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पाए लोगों के, मतलब उसमें डिफेंस के बीच में और विद इन इंडिया और स्मॉल लिटोरल नेशंस में भी। मतलब अगर हमारी इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो हम अदर नेशंस की, लिटोरल नेशंस की आईओआर, जो इंडोनेशियन रीजन में लिटोरल नेशंस हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पाएंगे। ठीक है। और एक बिग ब्रदर सिंड्रोम जो है हमारा, जिसको लेके हम चलते हैं कि इंडिया इज अ बिग ब्रदर, तो हमें इसकी हेल्प से, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि ये बिग ब्रदर सिंड्रोम को लेते हुए ही ये एक इसको पोटेंशियल को एक तरीके से गेज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अब उसके बाद हमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड को डेवलप करना चाहिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि वहाँ पे मिलिट्री बेस बन सके। और इसके अलावा कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होना चाहिए। यूआर नेशंस का जितने भी इंडियन ओशन रीजन में नेशंस हैं उन सब की कैपेबिलिटी के एनहांसमेंट होना चाहिए ताकि इस इंडियन ओशन रीजन का बेनिफिट लिया जा सके। तो इंडिया जैसे कि नेवल पर्सनल ट्रेनिंग अभी दे रहा है सबको, और आईओआर नेशंस को एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो सब हो ही रही है। अब आगे आते हैं इंडिया साउथ एशिया के रिलेशन की बात करते हैं। तो इंडिया साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया क्या है, एक पार्शली कॉन्टिनेंटल एंड पार्शली सी रीजन है। मतलब एक तरीके से कॉन्टिनेंटल रीजन भी है उसमें और सी रीजन भी है वहां पे। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं साउथ एशिया में। तो इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मालदीव, ये साउथ एशिया में ये कंट्रीज आती हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंक्लूड होती हैं। मतलब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अफगानिस्तान को भी साउथ एशिया में इंक्लूड किया हुआ है। तो अभी पहले साउथ एशिया में आप 7 कंट्रीज याद रखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मालदीव्स, चाइना नहीं है। उसके बाद इस साउथ एशिया में 10% टोटल एरिया आता है एशियन, जो पूरा हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है उसका 10% एरिया साउथ एशिया में है, और पॉपुलेशन 1.65 बिलियन से भी ज़्यादा। अब इस रीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, पहली बात तो देखो इसमें इंडिया आता है, इंडिया का बढ़ता हुआ रोल एंड पोजीशन। दूसरा, चाइना की एक्टिव पॉलिसी, चाइना भी तो साउथ एशिया में अपनी पॉलिसीज को बढ़ाता रहता है, वहाँ पे कंट्रीब्यूट अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, तो इम्पोर्टेंस तो है ही अगर चाइना बढ़ा रहा है तो। दूसरा देखो, इस रीजन में अगर अफगानिस्तान आता है तो उसकी इंस्टेबिलिटी एंड इंटरवेंशन ऑफ यूएस एंड अदर कंट्रीज। अफगानिस्तान इंस्टेबल है, और फिर इंस्टेबल कंट्री में क्या होता है कि बाकी बड़ी बड़ी कंट्रियों का एंगेजमेंट होता है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ठीक है। एंड उन्होंने साइन कर रखी है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2006 में। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2006 में साइन किया हुआ है। साउथ एशिया जो है वो एक सेंट्रल पिलर है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ज्योग्राफी का। अगर इंडिया और पैसिफिक ओशन, इंडो इंडो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के मैरीटाइम ज्योग्राफी की बात करें, पूरी ज्योग्राफी आप देखें तो मेनली उसमें कंट्रीज जो आती हैं वो साउथ एशिया की आती हैं, वो सेंट्रल पिलर है। इम्पोर्टेंस क्या है ग्लोबल ट्रेड का, ऑब्वियसली बात है इंडियन ओशन रीजन से ग्लोबल ट्रेड होता है, साउथ एशिया से नीचे जितनी भी कंट्रीज आती हैं, जितना भी ये मैरीटाइम जो है वहाँ से क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड होता है, तो ग्लोबल ट्रेड के लिए। और इसके अलावा
ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है 2 कंट्रीज पे, अफगानिस्तान एज एन स्टेबल एंड एक्टिव चाइना पॉलिसी, एंड इसके अलावा इंडिया की पोजीशन। अब चैलेंजेस यहाँ पे देखो बहुत है। अगर हम इंडिया की डबल क्राइसिस एट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट फॉर कंट्रीज, डबल क्राइसिस जैसे इंडिया ब्रूइंग इकोनॉमिक इश्यूज। देखो इंडिया में इकोनॉमिक इश्यूज है, इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, और हमारी करेंसी का डेप्रिशिएशन हो रहा है, हमारी रुपीस की वैल्यू घटती जा रही है एज डॉलर से कंपेयर करें, और जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, अनएम्प्लॉय मतलब ग्रोथ तो है पॉपुलेशन की और हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ है, बट जॉबलेस ग्रोथ है, लोगों को जॉब इतनी नहीं मिल रही है। अब श्रीलंका, ये तो इंडिया की पोजीशन बता दी। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, वहाँ पे अब कोई गवर्नमेंट ठीक से नहीं है, और इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही। अब देखो कितनी महंगाई हो गई वहाँ पे। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल के पास ना बाहर से उन्होंने काफी सारा लोन ले रखा है, एक्सटर्नल डेब्ट बहुत ज्यादा है, और वो जैसे कि हिमालयन रीजन में आता है तो वहाँ पे डिजास्टर्स बहुत होते हैं, कभी फ्लड कभी लैंडस्लाइड्स ये सब होते रहता है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में पावर स्ट्रगल चल रहा है, और मिलिट्री जुंटा एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, और जुंटा मिलिट्री ने क्या करा, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया, अब उनका रूल चल रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा रहती हैं, पैसे की कमी बहुत रहती है। पाकिस्तान की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे भी है ना, वहाँ पे भी लीडरशिप के लिए लड़ाई होती है, ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी है वहाँ पे भी। अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये हमने अलग अलग जो कितनी भी कंट्री आती हैं साउथ एशिया में, सबकी बता दी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर ले तो साउथ एशिया जो है वो वर्ल्ड का लीस्ट इंटीग्रेशन सब रीजन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के। अगर हम मतलब पूरे साउथ एशिया में, जो साउथ पूरे वर्ल्ड में अगर हम साउथ एशिया को देखें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे कम इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कोविड-19 का इम्पैक्ट भी हुआ, और क्लाइमेट चेंज देखो, क्लाइमेट चेंज से कितना फर्क पड़ रहा है। हिमालय देखो, क्लाइमेट चेंज होगा यहाँ पे, इन कंट्रीज में मानसून आता है तो मानसून वेरी करेगा। दूसरा, हिमालय के ग्लेशियर्स बढ़ेंगे तो सी लेवल राइज होगा, तो इन कंट्रीज के कोस्टल एरियाज के लिए प्रॉब्लम है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी, वही सागर इनिशिएटिव रखो, सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हम लोग। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम लोगों ने नेशनल नॉलेज नेटवर्क का एक्सटेंशन किया है श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान तक, नेशनल नॉलेज नेटवर्क का टू श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। ट्रेड की बात करें तो हम लोगों ने अलग अलग चेक पोस्ट बनाए हैं बांग्लादेश नेपाल के साथ, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट करने की बात की है रुपीज में, ना कि डॉलर में। मतलब जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो वो रुपीज में हो जाए उनके साथ। अब फैसिलिटेटिंग करना है स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन। अगर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन जो होती है साउथ एशियन मतलब साउथ एशिया रीजन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके लिए एक साउथ एशियन सैटेलाइट को भी फैसिलिटेट करवाया हमने। डिजास्टर मैनेजमेंट में तो हम करते ही हैं, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है गुजरात में, तो सार्क एक मल्टीलेटरल फोरम है जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज मेंबर है, तो गुजरात में इसका डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, इनके साथ, तो जिसमें किस पॉलिसी के अंडर में, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस तो हम देते ही देते हैं, हमने एलोकेट किया हुआ 6292 करोड़ फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंस। और कोविड के टाइम पे भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया था सार्क के अंडर में, ठीक है। तो इन कंट्रीज के साथ जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा, हमारे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं ताकि वो कंट्रीज और बेहतर हो सकें। इंडिया जो है सेंट्रल स्टेज है इनमें, तो उसका स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव रोल बहुत ज़रूरी है साउथ एशिया रीजन में, ताकि वो चेक कर सके चाइना की जो राइजिंग डोमिनेंस है इस रीजन में उसको। रीजनल कनेक्टिविटी, हम जैसे कि हमने फुल पोटेंशियल रियलाइज कर लिया कि किस तरीके से अगर हम ट्रेड बढ़ाते हैं या इंटरलिंकेज इंडस्ट्रीज बनाते हैं अदर अदर कंट्रीज में, और पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हैं, तो उससे हम वहाँ पे पोटेंशियल को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और जो सार्क एंड साफ्टा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका इफेक्टिवनेस बढ़ाया जाए, और बायलेटरल एग्रीमेंट करे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस बनाए जाएं, और पीपल टू कॉन्टैक्ट। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के एक ही चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ी थोड़ी टर्म्स पता होना चाहिए, पता होना चाहिए चल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, बस। बाकी देखो, आप देखो सागर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज और इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह, ये एक जनरल सी बातें हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये सब आप जनरली लिख सकते हो, बस आपको, अब आपने एक बार पढ़ लिया, अब एक बार और पढ़ लो, फिर अपने नोट्स आप बनाओ, और वो भी प्रिसाइज कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं।
अब एक टाइप का तो एक ही क्वेश्चन आएगा, अब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में सारा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएगा पूरे पेपर में, नहीं, दो से चार चार क्वेश्चन आएंगे, वो भी अलग अलग कंट्रीज को लेके, अलग अलग थोड़े से थीम को लेकर। तो आप उसके पॉइंट्स बना के चलो कि मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं, कॉपी में नोट्स बना लो। तो ये पूरे 100 पेज की जो ये मैगजीन है, ये आपकी 20-25 पेज की हो जानी चाहिए, जिसमें आपके मेन मेन पॉइंट्स हो जाने चाहिए। जैसे इसमें बार बार आता है सागर इनिशिएटिव, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आता है, बार बार इसमें आता है कि ट्रेड को बढ़ावा देना, बार बार इसमें कोविड-19 का एग्जाम्पल भी आता है, और चाइना की राइजिंग डोमिनेंस के बारे में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बात हो रही है या हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे तो चाइना वाली बात तो करनी ही करनी है, अब मोस्टली अब तो सब कंट्रीज के बीच में चाइना वाली बात होती है। तो और जैसे अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, साउथ ईस्ट कंट्रीज की, तो वहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाली बात आती है। और कुछ कुछ हमें अपने प्रोजेक्ट्स पता होना चाहिए कि इंडिया के कहाँ कहाँ किस किस नाम से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके आपसे आपका आंसर और इफेक्टिव लगता है। ट्रेड का थोड़ा बहुत नंबर पता हो, नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख के रखो और उसको कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा बात करते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, देखो सार्क बार बार आ रहा था, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो सार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेता है, उसके बाद सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सार्क क्या है? एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्क को सबसे पहली बार साइन कहाँ किया गया था? ढाका, बांग्लादेश में 1985 में। और इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? काठमांडू में, यानी नेपाल में, ठीक है। तो एक्सपर्ट एंड बिजनेस लीडर अंडरस्कोर करते हैं नीड ऑफ द इफेक्टिव, देखो कई सारे बिजनेस लीडर एक्सपर्ट्स ने ये सोचा था कि एक इफेक्टिव कॉपरेशन होना चाहिए सार्क कंट्रीज के बीच में, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में। तो एक रीजनल एसोसिएशन बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ताकि जो भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट और क्लाइमेट चेंज से डिस्प्यूट चलते हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही रहा कि प्रमोट करेंगे लोगों की वेलफेयर को, जो कि साउथ एशिया के पीपल है उनके लिए, एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एटसेट्रा। सार्क अगर आप बात करें तो इसमें 3% वर्ल्ड का लैंड एरिया है, 21% पॉपुलेशन है, 5.21% इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। इसमें मेंबर स्टेट्स कौन से हैं आप यही याद रखिए, अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान, देखो अब ऐसे करके चलिए, अफगानिस्तान होगा, फिर अफगानिस्तान के पास कौन सा है? पाकिस्तान, फिर उसके आगे इधर साइड ईस्ट की साइड चलते जाइए, फिर इंडिया, इंडिया के ऊपर नेपाल, और इधर फिर भूटान, इसके अलावा बांग्लादेश, और फिर यहाँ नीचे मालदीव एंड श्रीलंका। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंट्रीज है टोटल, ठीक है। तो सार्क में आप याद रखिए ये 8 कंट्रीज हैं, साउथ एशियन और एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अचीवमेंट्स अब तक क्या क्या लिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो एक तो साफ्टा, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट ये साइन हुआ है कि कस्टम ड्यूटीज को कम किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा, जितने भी गुड्स ट्रेड होंगे, 2016 तक, 2016 तक इन्होंने क्या करा है कि बाय द ईयर 2016 तक ऐसा होना चाहिए कि कस्टम ड्यूटी इतनी कम हो जाए या फिर लगभग जीरो हो जाए गुड्स पे, सभी टाइप के। उसके बाद साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट साप्टा 1995 में हुआ। इसमें क्या करते थे कि मतलब कंट्रीज के अमंग में ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। उसके बाद हुआ है SATI है, जिसका मतलब है सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर ट्रेड एक एग्रीमेंट हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिशमेंट, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई इंडिया में, जिसका नाम है सार्क यूनिवर्सिटी। फिर सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो कि इस्लामाबाद में है, ये क्या करती है? एक लीगल फोरम है। अगर साउथ एशियन नेशंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इस्लामाबाद में जाके इस आर्बिट्रेशन काउंसिल में उसको सॉल्व किया जा सकता है। सार्क का डेवलपमेंट फंड भी बनाया है इन्होंने, ठीक है, जिसमें इनके उस फंड में फंड का यूज़ कहाँ होता है? वेलफेयर प्रोग्राम्स में, जो कि साउथ एशियन रीजन के लोगों के लिए। उसके अलावा साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है, SARSO, जो कि डेवलप करती है हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है, ताकि इंटर रीजनल जो ट्रेड हो रहा है, जैसे ट्रेड हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, तो उसके स्टैंडर्ड्स को डेवलप करेगी किस तरीके से होना चाहिए, ताकि अगर स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी वो चीज़ें पहुंचाई जा सके, उसका उनका मार्केट भी एक्सेस किया जा सके। समझ में आया? तो इन्होंने देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, सर्विसेज में एग्रीमेंट, यूनिवर्सिटी आर्बिट्रेशन काउंसिल, फंड एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं फेलियर एंड चैलेंजेस की। तो फेलियर ये रहे, देखो मेन तो फेलियर यही रहा कि इंडिया पाकिस्तान में जब मतलब क्या हुआ कि टेंशन बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है कि
वो टेरर अटैक्स करते हैं या कोई सीक्रेट मिशंस करते हैं तो हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है और अभी भी नहीं है। तो इसकी वजह से अब सार्क में ये दोनों ही मेंबर हैं, तो दोनों ही बड़ी कंट्रीज में हैं, तो इन दोनों के बीच के रिलेशन खराब हुए और जिसकी वजह से लास्ट जो सार्क की समिट पता है कब हुई है? 2014 में। उसके बाद से हुई ही नहीं है। ठीक है। अब जब सबमिट ही नहीं हो रही तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहाँ से काम करेगा? डिस्प्यूट कहाँ से रिजोल्व होंगे जो दो कंट्रीज के बीच में भी है, अदर कंट्रीज के बीच में भी है? सो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसमें सेंसिटिव एक लिस्ट दी हुई है कि इसके बीच में कस्टम ड्यूटी कम रहेगी, लेकिन साफ्टा जो है इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्पिरिट। अगर हम स्पिरिट में देखें, एक्चुअल में जो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने की बात की गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, ये एक्चुअल में तो हो ही नहीं रहा है इम्प्लीमेंट। ठीक है। फेलियर इन रीचिंग कॉमन ग्राउंड, मतलब कॉमन ग्राउंड पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग इश्यूज फेस कर रही है। ठीक है। तो इश्यूज फेस बाय द मेंबर कंट्रीज, उस मेंबर कंट्रीज जो इश्यूज फेस करे उस पर कॉमन ग्राउंड पे आ ही नहीं पाते, एक ही बात पे आ ही नहीं पाते हैं। टेररिज्म के साथ डील करना मुश्किल है क्योंकि क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन, ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म को काउंटर करने में एबल ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है यार, पाकिस्तान और ऐसे अफगानिस्तान जैसे इसके में मेंबर होंगे जो खुद टेरर ग्रुप्स को एक जगह देते हैं, तो कैसे काउंटर कर पाएंगे? उसके बाद एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड अदर मेंबर। देखो इंडिया क्या एक बड़ी कंट्री है, वो एज अ बिग ब्रदर आता है, बाकी सब छोटी छोटी कंट्रीज है, तो एक जैसा कुछ है ही नहीं, एसिमेट्रिकल है। और लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेंबर, रिसोर्सेज का तो लैक है ही, तो ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन में ये दिक्कत है। अब इसमें कैसे इसको रिवाइव किया जा सकता है? पहली बात तो देखो, नीड क्यों है? सबसे पहली बात तो नीड क्यों है इसके रिवाइवल की? सबसे पहली बात तो ये रिफ्लेक्ट करता है साउथ एशियन कंट्रीज की आइडेंटिटी को, कि सार्क मतलब साउथ एशियन कंट्रीज को आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारी कंट्रीज को जो भी उसकी मेंबर है। दूसरा, अगर यहाँ पे अगर हम कॉमन इश्यूज पे हम सबके पास कॉमन इशू है। कॉमन इशू क्या है? टेररिज्म का सबके पास इशू है, एनर्जी शॉर्टेज सबके पास रहती है, हाइड्रो पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज का सबके पास एक ही इशू। अगर एक ही सबके पास इशू है तो सब बैठ के बात करें तो अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो वो क्रिटिकल है। जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि इस रीजन में सबसे कम टोटल ट्रेड जितना भी वर्ल्ड में होता है ना, वो साउथ एशिया रीजन का सबसे कम होता है, लगभग 5% सबसे कम है साउथ एशिया रीजन का, जबकि इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है तब भी। ठीक है। अब सेंटर पिलर ऑफ द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट, अब इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, तो सार्क में सारी नेबरिंग कंट्रीज ही तो है हमारी, तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी तो फिर करना है अपन को। और उसका नो रियल अल्टरनेटिव, देखो बिम्स्टेक जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता है सार्क को। रीजन इसका यह है कि कॉमन आइडेंटिटी लैक करता है और हिस्ट्री अमंग ऑल बिम्स्टेक मेंबर। देखो बिम्स्टेक में क्या है ना, चाइना भी है। ठीक है। तो बिम्स्टेक को अगर हम रिप्लेस करवाना चाहें सार्क से, ठीक है, तो सॉरी सार्क को रिप्लेस कराना चाहे बिम्स्टेक से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो सार्क में कंट्रीज है उन सबकी कॉमन हिस्ट्री रही है, कॉमन उनकी आइडेंट मतलब उनके पास प्रॉब्लम्स भी एक जैसी हैं लगभग, तो फिर वो कैसे रिप्लेस कर सकता है? अब वे फॉरवर्ड देखें तो हमें सार्क मीटिंग कंडक्ट करानी चाहिए, चाहे भले ही फिजिकल कराए चाहे वर्चुअल कराए। ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के बीच में, तो एक ऐसा होना चाहिए कि इनफॉर्मल डिस्कशन करें, चाहे फॉर्मल मीडिएशन करे, किसी और को मीडिएटर बना के बुलाए तो रेजोल्यूशन करें स्पेसिफिक जो भी नीड्स है या प्रॉब्लम्स है उसको लेके। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे, साउथ एशिया कंट्री सबसे कम ट्रेड कर रही है, तो हमें उसको प्रायोरिटी रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, एक मतलब मस्ट आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एंड सोशल एलिमेंट एज अ प्रायोरिटी। हमें वो प्रायोरिटी रखना चाहिए रेदर देन कि हम सिक्योरिटी एलिमेंट्स पे लड़ते रहे एक दूसरे से। रीडिफाइन द सार्क चार्टर, सार्क का जो चार्टर है जो उसमें रूल्स वगैरह होंगे उसको रीडिफाइन किया जाए, उसे उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ गार्ड दे रखे हैं हद से ज़्यादा उसको रिमूव किया जाए। सार्क माइनस कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो ये अब अच्छा पॉइंट है, सार्क माइनस कॉन्सेप्ट। और ट्रेड पे फोकस किया जाए एंड एनर्जी ट्रेड कनेक्टिविटी पे लेके वो करें। ठीक है। तो इफ सार्क इज लोडेड फॉर इट्स हैंडलिंग, अगर मान लो देखो जैसे कि सार्क ने कोविड-19 पेंडेमिक को हैंडल किया, एक्सपेक्टेशन फॉर इट्स रिवाइवल प्रीडोमिनेंट रीजन ग्रुपिंग इन साउथ एशिया हैज इंक्रीज्ड। अगर हम मान लो उसको रिवाइव नहीं करते हैं तो इसकी रीजनल ग्रुपिंग जो है साउथ एशिया में वो इंक्रीज हो गया अलग से। तो अल्टीमेटली सक्सेस विल डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, तो को सक्सेस डिपेंड करती है उसके मेंबर्स स्टेट्स पे। अगर वो अपने डिफरेंसेस को एक तरफ रख के इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपने विजन को शेयर करें, तो वो बेहतर है। अब सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी देख लेते हैं। तो इंडिया सॉफ्ट लोन टू नेबरिंग, देखो इंडिया का जो वॉल्यूम है कि इंडिया कितना सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है नेबरिंग कंट्रीज में, वो कम ज़्यादा हो गया है, जैसे $3 बिलियन से अब $15 बिलियन हो गया पिछले 8 साल में। तो देखिए सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी,
फ्रॉम $3 बिलियन to $15 बिलियन इन द लास्ट ईयर 8 years। 2003 में सेंटर ने लॉन्च किया था द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। उस स्कीम का नाम था क्या? आइडियाज। ठीक है, स्कीम का नाम था आइडियाज, द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर में हम क्या करते हैं? कंसेशनल फाइनेंसिंग, मतलब कुछ पैसे कम करके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। अब 2012 में क्या हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्रिएट किया डेवलपमेंटल पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, डीपीए नाम है इसका, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके मेजर्स एंड इम्प्रूव कर सकते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप विद कंट्रीज। अब बजट एलोकेशन जो हुआ सॉफ्ट लोन के लिए वो बढ़ चुका है। पहले $500 मिलियन हुआ था 2010 में, फिर हो गया $1.32 बिलियन 2019-20 में, जो कि 0.3% है हमारे टोटल पूरे साल के बजट के। तो पूरे साल के बजट के 0.3% हम सॉफ्ट लोन में दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी ज़रूरत क्या है इस डिप्लोमेसी की। तो पहली बात तो देखो, इम्प्रूव करता है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब उसके अलावा हमारी वो एड्रेस ओन डिमांड्स, जैसे कि हमारी डिमांड है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो हम भूटान में अगर हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी कंट्री को ही तो फायदा होगा एनर्जी का। उसके बाद दूसरा, जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती है, चाइना क्या करता है? दूसरी कंट्री को लोन देखता है, वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाता है, उसके बाद उनको एक मतलब ट्रैप कर लेता है, फिर वो कंट्री उनके उसी के अधीन हो जाती है, चाइना के अधीन, जैसे श्रीलंका की कंडीशन है इस समय। तो इवन पाकिस्तान की भी अब ऐसी होती जा रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ावा दिया है। दूसरा, साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, कि साउथ साउथ कंट्रीज की कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक अचीव करने के लिए इसमें लिखा है कि लीस्ट डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्रीज को हमें हेल्प करना है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है सॉफ्ट लोन में? देखो, पहली बात तो एब्सेंस ऑफ कंसोलिडेटेड एजेंसी एंड फ्रेमवर्क। मतलब क्या है इसका? कि कई अभी करंटली मल्टीपल डेप्ट जो है, जैसे कि मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, कॉमर्स एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या कर रही हैं? ग्रांट कर रही हैं सॉफ्ट लोन। तो एक पर्टिकुलर एक एजेंसी, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किस वो डिसाइड करे कि किसको देना है, कितना देना है। उसके बाद मिसकॉन्सेप्शन है सॉफ्ट लोन को लेके, जिसकी वजह से इंटरफेयर होता है हमारे खुद की इकोनॉमी में, एंड डिप्लोमेटिक डिलेज भी हो जाता है कि बोल तो दिया देना है लेकिन पैसे ही नहीं, अभी फंड पहुंच ही नहीं पा रहा है कई सारे केसेस में। चाइनीज इन्फ्लुएंस तो है ही, कि चाइना ऑलरेडी उन रीजन्स में उन्होंने डेट, चाइना ने डेट दे रखा है। तो हमें सेम कंट्री में, उसी कंट्री में सॉफ्ट लोन देने में हम इतना नहीं दे सकते जितना चाइना ने दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद अब कंक्लूजन यही आ रहा है कि अगर पहली बात तो कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क बनाओ कि भैया कौन देने वाला है, कौन डिसाइड करने वाला है, कौन सी एक पर्टिकुलर एजेंसी या मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। ठीक है, और जो फंड देने में डिले हो रहा है उसको कम किया जाए, तभी तो कोई कंट्री हम पे बिलीव करेगी कि टाइम से आप चीजें कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा यूटिलाइज किया जाए टूल टू प्रोपेगेट इंडियाज गुड्स नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज। सबसे पहली बात तो ऐसा होना चाहिए कि इंडिया की जो गुड्स की नीड्स हैं, जो सामान की नीड है, उसको पहले प्रायोरिटाइज किया जाए सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और सॉफ्ट लोन डिप्लोमेसी आपको समझ में आ गया, उसमें एक नॉर्मल डेटा आपको पता होना चाहिए, क्यों ये जरूरी है, वो दो चार पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें करेक्टरिस्टिक भी हैं। देखो, करेक्टरिस्टिक क्या है? कि बिलो मार्केट रेट इंटरेस्ट। सॉफ्ट लोन का मतलब है कि हम जो मार्केट में रेट, इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो ब्याज चल रही है, उससे हम कम में देंगे। दूसरा, ग्रेस पीरियड रहेगा कि वो कब तक वो चुका सकते हैं, तो वो उसमें ग्रेस पीरियड देंगे। इसके अलावा लॉन्ग टेन्योर, बड़े पहली बात तो टेन्योर भी बढ़ा देते हैं और उसमें भी ग्रेस पीरियड दे देते हैं। और कोलेट्रल रिक्वायरमेंट में क्या करा है उन्होंने? इन्होंने कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट ही कर दिया कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की या कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है। काफी सारे केसेस में उसको एलिमिनेट कर दिया है, वो डेवलपमेंट फोकस रख रहे हैं बस। आप समझ में आ गया है? तो ये चीजें हो गई सॉफ्ट लोन की करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, काफी लंबी हो गई है, और आई होप आपको समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पार्ट में मैं स्टार्ट करूंगी बायलैटरल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।